अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं कि हमारे खानदान और दोस्त यानी हमारे करीबी लोग हमारी आदतों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बाब से मदद ले रहे हैं। सही। तो मकसद ये समझना है कि ये जो हमारे सोशल सर्कल्स हैं, ये हमारे रवैयों को, हमारी रोजमर्रा की आदत को कैसे बनाते हैं। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, लाशौरी तौर पर बहुत कुछ हो रहा होता है। अच्छा, शुरू करने के लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी है पोलगार बहनों की। सुना है आपने उनके बारे में? हाँ, पोलगार बहनें, शतरंज वाली। जी वही। तो 1965 में हंगरी में एक साहब थे, लाज़लो पोलगार। उन्होंने एक बड़ा दावा किया, कहा कि जहानत कोई पैदाइशी चीज नहीं होती, इसे बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब वो कहते थे कि मेहनत और सही तरबियत से किसी को भी जीनियस बनाया जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मैं किसी भी बच्चे को किसी भी फील्ड में अगर छोटी उम्र से शुरू करूं और खास ट्रेनिंग दूं तो जीनियस बना सकता हूं। वाह! और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए शतरंज को चुना और फैसला किया कि अपनी 3 बेटियों सूजन, सोफिया और जोडिट, इन तीनों को वर्ल्ड क्लास शतरंज खिलाड़ी बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मंसूबा था। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं थी, मतलब लाज़लो और उनकी बीवी क्लारा ने वाकई इस पर काम किया। उन्होंने गैर मामूली इक़दामात किए। हाँ बिल्कुल। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बच्चियों को घर पर ही पढ़ाया, जो उस वक्त हंगरी में मतलब आम बात नहीं थी। उनका घर तो जैसे शतरंज का किला था। अच्छा, किस तरह? हर तरफ शतरंज की किताबें, मशहूर मैचेस के स्कोर्स, बड़े बड़े खिलाड़ियों की तस्वीरें, मतलब एक मुकम्मल माहौल बनाया गया था। और बच्चियां आपस में भी खेलती होंगी? जी, मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ खेलती। और सिर्फ यही नहीं, इन्हें बहुत सख्त टफ टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा दिलवाया जाता था। ओह! और खानदान हर मुकाबले का, हर हरीफ की परफॉर्मेंस का एक एक चीज का रिकॉर्ड रखता था, मतलब बहुत तफसीली रिकॉर्ड। गोया उनकी पूरी जिंदगी शतरंज के गिर्द घूमती थी। बिल्कुल, उनकी दुनिया ही शतरंज थी। तो फिर नताइज क्या निकले? ये सब मेहनत रंग लाई? ओह, नताइज तो मतलब दिमाग हिला देने वाले थे। जो सबसे बड़ी बेटी थी सूजन, उसने 4 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। 4 साल की उम्र में? जी, और सिर्फ 6 महीने बाद वो तजर्बाकार बड़ों को हराने लगी थी। 6 महीने में? नाकाबिल यकीन। और दरमियानी बेटी सोफिया, वो भी कम नहीं थी। 14 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए और बाद में ग्रैंड मास्टर भी। 14 साल में वर्ल्ड चैंपियन? जी, लेकिन जो सबसे छोटी थी जूडिट, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पर थी। अच्छा, वो कैसी थी? वो 5 साल की उम्र में अपने वालिद को हरा सकती थी। 5 साल की उम्र में? हाँ, 12 साल की उम्र में वो दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। सबसे कम उम्र खिलाड़ी उस वक्त। 12 साल की उम्र में टॉप 100? और फिर 15 साल और 4 महीने की उम्र में वो तारीख की सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बनी। बॉबी फिशर से भी कम उम्र? जी हाँ, बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फिर 27 साल तक वो दुनिया की नंबर 1 खातून शतरंज खिलाड़ी रहीं। 27 साल? ये तो वाकई मतलब अल्फाज नहीं है इस कामयाबी को बयान करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात शायद ये है कि जब इन बहनों से पूछा गया ना, तो इन्होंने कहा कि हमारा बचपन मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था? इतनी मेहनत के बाद? नहीं, उन्होंने कहा कि बड़ा पुरलुत्फ था। उन्हें शतरंज से मोहब्बत थी, वो खेल को एंजॉय करती थी। अच्छा। हाँ, एक वाकया भी है कि लाज़लो ने एक बार आधी रात को सोफिया को बाथरूम में शतरंज की बिसात बिछाए बैठे पाया। आधी रात को बाथरूम में? जी। तो उन्होंने कहा, भाई सो जाओ। तो सोफिया ने क्या जवाब दिया? कहती है, डैडी ये मोहरे मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। वाह, मतलब वो खेल में इतनी डूबी हुई थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए ये कोई बोझ नहीं था, ये जुनून नहीं था, ये उनका मामूल था, नॉर्मल था। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो एक ऐसी सकाफत, एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां शतरंज ही सब कुछ था। उसी की तारीफ होती थी, उसी पर इनाम मिलता था, उसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो उनकी दुनिया में शतरंज का ये जो शदीद शौक था, ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी। बिल्कुल, उनके लिए तो यही जिंदगी थी। ठीक है, तो ये पोलगार कहानी सिर्फ एक गैर मामूली कामयाबी की दास्तान नहीं है, ये असल में समाजी उसूलों की जो ताकत है ना, उसको भी दिखाती है। सही, सोशल नॉर्म्स का असर। जी,
हम इंसान बुनियादी तौर पर समाजी मखलूक हैं। हम में दूसरों से जुड़ने की, ताल्लुकात बनाने की और अपने ग्रुप की, अपने कबीले की कबूलियत हासिल करने की गहरी ख्वाहिश होती है। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी बका के लिए जरूरी रहा है। हजारों साल तक हमारे आबाओ अजदाद कबीलों में रहते थे और कबीले से निकाल दिया जाना तो एक तरह से मौत की सजा थी। बिल्कुल, चार्ल्स डार्विन ने भी यही कहा था ना कि इंसानी तारीख में वही ग्रोह ज्यादा कामयाब हुए जिन्होंने मिलकर काम करना, ताउन करना सीखा। जी बिल्कुल। तो ये जो ताल्लुक रखने की ख्वाहिश है, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी शुरू की आदतें खुद नहीं चुनते, हम उन्हें अपने इर्द गिर्द से कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं? कैसे? हम अपने खानदान, दोस्त, स्कूल, मोहल्ला, माशरा, इन सब की दी हुई स्क्रिप्ट पर चलते हैं। ये जो समाजी असूल है ना, ये वो अनदेखे कानून हैं जो हमारे रोजमर्रा के रवैये को गाइड करते हैं। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। जी, अक्सर लाशऊरी तौर पर। जैसे वो फ्रांसीसी फिलॉसफी थे मॉन्टेन, उन्होंने कहा था कि माशरे के रस्म रिवाज हमें अपने साथ बहा ले जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अक्सर हमें ये बहाव, ये दबाव महसूस भी नहीं होता, क्योंकि हम फितरतन अपने ग्रुप के साथ चलना चाहते हैं। सही। पोलगार बहनों की मिसाली ले लें। जब आपके खानदान में, आपके माहौल में शतरंज की इतनी तारीफ हो रही हो, तो शतरंज खेलना खुद ब खुद एक बहुत पुरकशिश, एक अच्छी चीज लगने लगती है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई ऐसी नौकरी करता है जहां सब लोग बहुत महंगे सूट पहनते हैं, तो आप भी सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ताकि मैं अलग ना लगूं। जी, तो रवैये तब ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जब वो हमें अपने समाजी ग्रोह में फिट होने में, कबूलियत हासिल करने में मदद करते हैं। किताब कहती है कि हम खास तौर पर 3 किस्म के ग्रोहों की आदत अपनाने का रुझान रखते हैं। कौन कौन से? पहला, करीबी लोग यानी खानदान और दोस्त। दूसरा, अक्सरियत यानी हमारा कबीला या समाजी ग्रोह। और तीसरा, ताकतवर लोग यानी वो जिनका माशरे में कोई मर्तबा, कोई वकार हो। ठीक है, तो पहले ग्रोह की बात करते हैं, करीबी लोगों की, यानी फैमिली और फ्रेंड्स। जी। तो कुर्बत, चाहे वो फिजिकल हो या सोशल, हमारे रवैये पर बहुत गहरा असर डालती है। हम उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनके साथ हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अच्छा, गैर महसूस तौर पर? हाँ, अक्सर बिल्कुल गैर महसूस तौर पर। जैसे वालिदैन आपस में कैसे बहस करते हैं, हम वो सीख लेते हैं। दोस्त किस तरह लोगों से मिलते हैं, या दफ्तर में कॉलीग्स कैसे काम निपटाते हैं, हम उनकी नकल करने लगते हैं। जी, यहाँ तक कि हम बातचीत में दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज अपनाने लगते हैं या वहाँ का लहजा बोलने लगते हैं, बगैर सोचे समझे। और इस पर तो कुछ तहकीक भी है ना? वो मोटापे वाली। हाँ, वो बहुत दिलचस्प तहकीक है। एक बड़ी स्टडी थी, 12,000 लोगों पर 32 साल तक चली। 32 साल? जी, इससे पता चला कि अगर किसी का कोई करीबी दोस्त मोटा हो जाए तो उस शख्स के खुद मोटा होने के इम्कानात 57% तक बढ़ जाते हैं। 57%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? लेकिन ये सिर्फ मनफी नहीं है, इसका उलट भी होता है। अच्छा? एक और तहकीक में पता चला कि अगर किसी रिश्ते में, जैसे मियाँ बीवी में, एक पार्टनर वजन कम करता है तो दूसरा पार्टनर भी तकरीबन 1/3 केसेस में खुद ब खुद वजन कम कर लेता है। वाह, तो ये एक किस्म का गैर मरी पीयर प्रेशर है। बिल्कुल, हमारे दोस्त और खानदान एक तरह का गैर मरई हम मर्तबा दबाव डालते हैं जो हमें उनकी तरफ खींचता है। लेकिन ये दबाव तो बुरा भी हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ तब बुरा है जब आप बुरे असरात वाले लोगों से घिरे हों। इसका मुस्बत पहलू भी इतना ही ताकतवर है। जैसे वो खलाबाज थे माइक मेसेमिनो। जब वो MIT में तालिब इल्म थे तो उनकी रोबोटिक्स की क्लास छोटी सी थी, सिर्फ 10 लोग। हाँ। उन 10 में से 4 लोग आगे चलकर खलाबाज बने। 4-10 में से? जी, तो अगर किसी का ख्वाब खला में जाना हो तो वो कमरा, वो माहौल उसके लिए बेहतरीन था। सही बात है। इसी तरह एक और तहकीक थी जिसमें पता चला कि 11 या 12 साल की उम्र में आपके बेस्ट फ्रेंड का IQ जितना ज्यादा होगा, 15 साल की उम्र में आपका अपना IQ भी उतना ही ज्यादा होने का इम्कान है। अच्छा, चाहे आपकी अपनी फितरी जहानत कुछ भी हो? जी, उसको मद्देनजर रखने के बाद भी। मतलब हम अपने इर्द गिर्द के ज़हीन लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनका असर कबूल करते हैं। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अच्छी आदतें अपनाना चाहता है
تو سب سے مؤثر کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسی ثقافت یا ایسے ماحول کا حصہ بنے جہاں وہ مطلوبہ رویہ پہلے سے ہی نارمل ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ فٹ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ورزش کرنا ایک عام سی بات بن جائے گی۔ اگر آپ کے دوست جیز میوزک سنتے ہیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں بھائی جیز سننا اچھی بات ہے۔ ثقافت بتاتی ہے کہ نارمل کیا ہے۔ اور کتاب میں ایک اور نکتہ بھی تھا کہ ایسی ثقافت میں شامل ہوں جہاں آپ کا مطلوبہ رویہ نارمل تو ہو ہی، ساتھ میں آپ کی اس گروپ سے پہلے سے کوئی اور چیز بھی مشترک ہو۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے وہ نرڈ فٹنس کی مثال دی گئی ہے، وہ ایسے لوگوں کو فٹنس میں لاتے ہیں جو خود کو نرڈ سمجھتے ہیں، جیسے ویڈیو گیمز یا فلموں کے شوقین۔ تو جب انہیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو میرے جیسے لوگ ہیں اور یہ فٹنس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ تبدیلی زیادہ آسان اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ایک قبیلے کا حصہ ہیں، تو وہ چیز بہت موٹیویٹ کرتی ہے۔ آپ کی شناخت صرف ذاتی نہیں رہتی، میں کاری ہوں، بلکہ اجتماعی بن جاتی ہے، ہم کاری ہیں۔ اور یہ مشترکہ شناخت عادت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ مقصد حاصل کرنے کے بعد بھی اس گروپ کا حصہ رہنا، جیسے کسی بک کلب یا جم گروپ کا، وہ آپ کی نئی شناخت کو پکا کرتا ہے۔ دوستی اور کمیونٹی اس کو مضبوط بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلا گروہ، قریبی لوگ۔ اب آتے ہیں دوسرے گروہ پر، اکثریت، یعنی ہمارا قبیلہ یا ہمارا سوشل گروپ۔ جی، میجورٹی کا اثر۔ اس سلسلے میں وہ سولومن ایش کے تجربات بہت مشہور ہیں۔ ہاں، وہ لائنوں والے تجربات۔ جی، وہی 1950s کی دہائی میں کیے گئے تھے۔ ایک شخص کو جو اصل شریک ہوتا تھا، اسے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اور اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باقی سب اداکار ہیں۔ بالکل۔ انہیں 2 کارڈ دکھائے جاتے، ایک پر 1 لائن، دوسرے پر 3 لائنیں، مختلف لمبائی کی۔ کام آسان تھا، بتانا تھا کہ کون سی لائن پہلے والی کے برابر ہے۔ بہت آسان۔ شروع میں سب صحیح جواب دیتے، اداکار بھی اور وہ اصل شریک بھی۔ لیکن پھر کچھ راؤنڈز کے بعد ایک ایسی ٹیسٹ آتی جو تھی تو بالکل واضح، لیکن سارے اداکار جان بوجھ کر ایک ہی غلط جواب چن لیتے۔ تو وہ اکیلا بندہ کیا کرتا تھا؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، وہ حیران رہ جاتا، اس کی آنکھیں پھیل جاتی، وہ گھبرا کر ہنستا، دوسروں کو دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ایک کے بعد ایک اداکار وہی غلط جواب دیتا، اس کی بے چینی بڑھتی جاتی۔ اور آخر میں اکثر اسے دل سے پتا ہوتا تھا کہ جواب غلط ہے، لیکن وہ بھی وہی غلط جواب دے دیتا تھا، گروپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ اچھا، صرف گروپ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ جی، ایش نے پایا کہ جیسے جیسے غلط جواب دینے والے اداکار بڑھے، خاص طور پر 3 یا زیادہ، تو اصل شریک کے مطابقت اختیار کرنے کا، یعنی گروپ کے ساتھ جانے کا امکان بہت بڑھ گیا۔ تجربے کے آخر تک تقریباً 75% شرکا نے کم از کم ایک بار گروپ کے واضح طور پر غلط جواب سے اتفاق کیا تھا۔ 75%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مطلب جب ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم مسلسل اپنے ماحول کو سکین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آن لائن ریویوز دیکھتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، ہم اکثریت کی نقل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ محفوظ راستہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے نا؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ قبیلے کا جو عمومی رویہ ہوتا ہے، وہ اکثر فرد کے اپنے شاید بہتر رویے پر غالب آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ وہ چمپینزی والی تحقیق کا ذکر ہے۔ اگر ایک چمپینزی گھیرے دار میوے توڑنے کا کوئی بہت اچھا مؤثر طریقہ سیکھ لیتا ہے، ہاں، اور پھر وہ ایک نئے گروپ میں جاتا ہے جہاں سب ایک پرانا کم مؤثر طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ نیا طریقہ سکھاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنا بہتر طریقہ استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ نئے گروپ میں فٹ ہو سکے۔ وہ بھی وہی پرانا کم مؤثر طریقہ اپنانے لگتا ہے۔ صرف قبولیت کے لیے وہ بہتر طریقہ چھوڑ دیتا ہے؟ واقعی؟ جی بالکل۔ انسانوں میں بھی یہ مطابقت کا، گروپ کے ساتھ چلنے کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے لیے قبولیت کا جو انعام ہے نا، وہ دلیل جیتنے یا ہوشیار نظر آنے یا یہاں تک کہ سچائی پانے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر ہم اکیلے صحیح ہونے کے بجائے بھیڑ کے ساتھ غلط ہونا پسند کریں گے؟ یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے۔
ये इंसानी फितरत की एक पेचीदगी है। देखिए, हमारा दिमाग दूसरों के साथ हम आहंगी के लिए बना है। आप यकीनन ग्रुप के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कोशिश लगती है, ज़हनी तवानाई खर्च होती है। अपने सकाफत के धारे के खिलाफ जाना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। तो जब आदत बदलने का मतलब हो ग्रुप में फिट होना, जैसे किसी फिटनेस ग्रुप में जाना, तो वो तब्दीली बड़ी पुरकशिश लगती है। हाँ। लेकिन जब आदत बदलने का मतलब हो ग्रुप को चैलेंज करना, जैसे सिगरेट छोड़ना ऐसे माहौल में जहां सब पीते हों, तो वो तब्दीली बहुत गैर पुरकशिश, बहुत मुश्किल हो जाती है। समझ गया। अब आते हैं तीसरे ग्रोह पर, ताकतवर लोग, यानी वो जिनका माशरे में स्टेटस है, वकार है। जी, इंसान फितरतन ताकत, वकार और हैसियत के पीछे भागता है। हम चाहते हैं कि हमारी जैकेट पर मेडल हो, हमारे नाम के साथ बड़े अलकाब हों, जैसे सदर या पार्टनर। ये तो सतही बात नहीं लगती? शायद लगे, लेकिन इर्तिकाई तौर पर देखें तो इसकी वजह है, तारीख में जिस शख्स का स्टेटस ज्यादा होता था उसे ज्यादा वसाइल मिलते थे, उसकी बका के इम्कानात बेहतर होते थे, वो ज्यादा पुरकशिश साथी समझा जाता था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम उन रवैयों की तरफ खींचते हैं जो हमें इज्जत, मंजूरी, तारीफ और स्टेटस दिलवाते हैं। बिल्कुल, हम जिम में वो शख्स बनना चाहते हैं जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज कर ले, या वो म्यूजिशियन जो सबसे मुश्किल धुन बजा ले, या वो वालिदैन जिनके बच्चे बहुत कामयाब हों, क्योंकि ये चीजें हमें दूसरों से मुमताज करती हैं। यानी पहले हम ग्रुप में फिट होना चाहते हैं और फिर उस ग्रुप में नुमायां होना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है कि हम कामयाब, मौसर, हाई स्टेटस लोगों की आदत में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम भी वैसी ही कामयाबी, वैसा ही स्टेटस चाहते हैं। तो हमारी रोजमर्रा की बहुत सी आदतें असल में उन लोगों की नकल होती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, अक्सर गैर शऊरी तौर पर। आप अपनी फील्ड की सबसे कामयाब कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक अपनाते हैं, आप अपने पसंदीदा शेफ की रेसिपी ट्राई करते हैं, आप अपने पसंदीदा राइटर की लिखने का अंदाज अपनाते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हम उन रवैयों से बचने की भी कोशिश करते हैं जो हमारी हैसियत को कम कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर के बाहर लॉन सांस रखते हैं ताकि मोहल्ले वाले ये ना कहें कि ये कितने सुस्त हैं, या जब मेहमान आ रहे हैं तो घर चमका देते हैं ताकि कोई तनकीद ना करे। हम मुसलसल ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, और इसी बुनियाद पर हम अपने रवैये को एडजस्ट करते रहते हैं। अगर हम वापस पोलगार बहनों की मिसाल पर जाएं, तो उनकी जो इतनी मेहनत थी वो सिर्फ अंदरूनी शौक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो इतनी गैर मामूली कोशिश थी जो दहाइयों तक जारी रही, वो इसलिए भी कायम रही क्योंकि उनके कल्चर ने, उनके माहौल ने उसे मुसलसल अहमियत दी, उसे पुरकशिश बनाए रखा। कैसे? वालिदैन की तारीफ मिलती थी, मुकाबलों में जीत होती थी, फिर ग्रैंड मास्टर बनने जैसे स्टेटस के निशानात मिलते थे। ये सब चीजें उनके लिए शतरंज को मुसलसल पुरकशिश बनाती थीं। उनके पास बहुत सी समाजी वजूहात थीं अपनी मेहनत जारी रखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो क्या अहम नुकात निकलते हैं? पहली बात तो ये कि जिस सकाफत में, जिस माहौल में हम रहते हैं, वो बड़ी हद तक तय करता है कि कौन से रवैये हमें अच्छे लगते हैं, पुरकशिश लगते हैं। सही। दूसरी बात, हम फितरतन उन आदतों को अपनाने की तरफ जाते हैं जिनकी हमारे सोशल सर्कल में तारीफ होती है, मंजूरी मिलती है, क्योंकि हम सब में ताल्लुक रखने की, कबूलियत की गहरी ख्वाहिश है। और तीसरी बात, हम खास तौर पर 3 ग्रोहों की नकल करते हैं: करीबी लोग, खानदान, दोस्त, अक्सरियत, हमारा कबीला, और ताकतवर लोग जिनका स्टेटस ज्यादा हो। बिल्कुल, और अमली तौर पर देखें तो अच्छी आदतें अपनाने का एक बहुत मौसर तरीका ये है कि ऐसी सकाफत या कम्युनिटी में शामिल हों जहां 1, आपका मतलूबा रवैया पहले से ही नॉर्मल हो, और 2, आपकी इस ग्रुप के साथ पहले से कोई और चीज मुश्तरक भी हो। और ये भी याद रखना है कि ग्रुप का असर इतना ज्यादा हो सकता है कि हम अक्सर अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना पसंद कर लेते हैं। जी, और आखिर में कोई भी रवैया जो हमें दूसरों की नज़र में इज्जत, मंजूरी या तारीफ दिला सकता है, वो हमारे लिए ज़्यादा पुरकशिश बन जाता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद सामईन भी सोचें। हम कितनी शऊरी तौर पर अपने कबीलों या सोशल सर्कल्स का इंतखाब करते हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या हमने कभी रुककर ये देखा है कि हमारे इर्द गिर्द की ये जो तीनों किस्म के लोग हैं, करीबी, अक्सरियत और ताकतवर,
یہ ہماری روزمرہ کی عادتوں پر، ہمارے فیصلوں پر کس طرح غیر محسوس طریقے سے اثر ڈال رہے ہیں؟ شاید ان طریقوں سے جن کا ہمیں خود بھی پوری طرح اندازہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کسے اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پر، ہماری عادات پر اثر انداز ہوں۔